नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, सच्चाई आपके बच्चों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए देखो, सच्चाई बढ़ती हुई महंगाई की समस्याओं के समाधान के लिए देखो। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब करोगे उतनी आपकी पर्सनल समस्याएं उजागर होगी, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो चल ही रही है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को अवैध रूप से झंडा पोल लगाने वालों के खिलाफ उनकी संबद्धता से परे हटकर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी यहां तक कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं है। न्यायमूर्ति देवेन रामचंद्रन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, कानून आपसे ऊपर है। न्यायाधीश ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जो कानूनों और सरकारों को समझते हैं, उन्हें अधिक जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अदालत की टिप्पणी तब आई है जब उसने केरल में और झंडा पोल अवैध रूप से नहीं लगाने के उसके आदेश का राज्य में सत्तारूढ़ दल द्वारा उल्लंघन पाया गया। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने सरकार से सवाल किया कि मेरे झंडे के रंग से कोई सरोकार नहीं है, यहाँ ये लाल है, यह खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। हम समझ सकते हैं कि यदि आम लोग या जो सत्ता में नहीं है या विपक्ष में बैठे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्या सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा करना चाहिए? कोरोना वायरस एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। सोमवार को केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कोरोना के कुल 2910 मामले सामने आए। दरअसल केरल में कोविड-19 के 2230 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,07,990 हो गई है। वहीं संक्रमण से 419 और मौतों के बाद मृतक संख्या बढ़कर 44,922 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। मौत के नए मामलों में ऐसे मृतकों की संख्या भी शामिल है जिन्हें किसी कारणवश पूर्व में मृतक संख्या में नहीं जोड़ा गया था। इनमें से 14 मरीजों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई। केरल में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,722 मरीज संक्रमण मुक्त हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 51,45,501 हो गई। पूर्व में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर यहां किसानों के एक समूह ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन के तहत सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के दौरान धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को उनका मुद्दा संसद में उठाने का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन दिया, जो पिछले 4 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर पहलवान उर्फ सुखबीर खलीफा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से नोएडा के 81 गांवों के निवासी अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के समक्ष अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पहलवान ने कहा कि परिणाम स्वरूप मेरे सहित 10 लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। दिल्ली की कलावती सरन अस्पताल में 3 बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने 3 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल को जांच कर तत्काल रिपोर्ट देने के लिए पत्र भी लिखा है। साथ ही दिल्ली सरकार ने CDMO डॉक्टर गीता के नेतृत्व में जाँच कमेटी का भी गठन किया है। कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बच्चों की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच कर मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल 3 डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को गंगा एक्सप्रेसवे के 3 प्रमुख हिस्सों के क्रियान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृति पत्र मिला है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस परियोजना की लागत 17,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के तहत देश की किसी निजी कंपनी को दी गई अब तक की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना है। अडानी एंटरप्राइजेज ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश में 3 हिस्सों में 6 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी, जो 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा तथा रियायत की अवधि
30 वर्ष होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के 25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ भर्ती परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को होगी। इस परीक्षा में प्रदेश के 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन पहली बार ग्रामीण विकास अधिकारी के लेवल फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सोमवार रात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके आदेश जारी किए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रामीण विकास अधिकारी के लेवल फर्स्ट पेपर की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। ड्रेस कोड का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, टेबल स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर लाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 1.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने के साथ ही परीक्षा समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक चर्चित रीट में अब पद बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। न केवल बेरोजगार बल्कि 58 से ज्यादा अधिक विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से रीट में पद बढ़ाकर 50,000 करने को लेकर अब तक पत्र लिख चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री के 3 सलाहकार तानिश अबरार, राजकुमार शर्मा और रामकेश मीणा, राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी शामिल है। बाकी भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीय विधायक भी है। यही नहीं, बेरोजगार भी कई दिनों से शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की तरफ से ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से पद बढ़ाने को लेकर कोई कवायद की जा रही है। आंदोलन के नेतृत्व कर रहे कृष्ण प्रजापत का कहना है कि पटवारी भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी भर्ती सहित कई भर्तियों में भर्ती प्रारंभ होने के बाद सरकार ने पद बढ़ाए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुई, इससे सरकार चाहे तो इसमें पद बढ़ाकर हमें राहत दे सकती है। प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के 26,401 और लेवल 2 के 23,534 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 16,090 पद खाली है। भर्ती घोषणा के समय खाली पद कम थे, लेकिन 2 साल में पदोन्नति और रिटायर्ड के चलते खाली पद बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, रीट के बाद 50,000। 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 रीट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट नई साल 2022 की 1 जनवरी से पेपरलेस कोर्ट की दिशा में एक नई पहल करने जा रहा है। नई साल में हाईकोर्ट में शुरुआती स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार के लिए ई फाइलिंग को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके चलते हाईकोर्ट प्रशासन नई साल से केंद्र और राज्य सरकार के नए केसों को, जिनमें की सरकार प्रार्थी या याचिका करता है, उन्हें केवल ई फाइलिंग के राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए ही मंजूर करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।